नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे होंगे। आज का अपना जो वीडियो या जो सेशन है वो केवल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो जो है वो एक मोटिवेशनल वीडियो आप कह सकते हो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे और सबका एक ही कमेंट कॉमन, चाहे कॉल पे पूछ लो, चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लो, चाहे आप लोग जो कमेंट सेक्शन में है उनमें जाके पूछ लो, एक ही आप लोगों के माइंड में आती है कि सर हम फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें उनका एक ही सवाल रहता है कि सर नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो कम आती है, मतलब पोस्ट कम आती है, और अपीयरिंग कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। तो सर हमारे माइंड में पढ़ते पढ़ते ये नेगेटिव विचार आता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार का नेगेटिव विचार आता है तो सर हम आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन करें? रास्ता चेंज करें या किसी और रास्ते पे जाएं या फिर इसी रास्ते पे बने रहें? तो सर इसका एक सोल्यूशन ज़रूर वीडियो बताएं। तो इसी वीडियो के लिए इसी प्रॉब्लम्स को लेकर आज मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी बेनिफिट हो सके, थोड़ा हेल्प मिल सके, उनको मोटिवेट हो सके कि जो कहीं ना कहीं उनको क्या लगता है, नेगेटिव विचार उनके माइंड में आती है। क्या आता है? नकारात्मक। और नकारात्मक कब आते हैं? जब वो पढ़ते हैं, पढ़ते टाइम पे नकारात्मक। तो मैंने कुछ लिखा है, पढ़ते पढ़ते नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है आप लोगों का, जो डेली आप लोग क्वेश्चन करते हो। और सबसे बड़ा उनमें से कौन सा सवाल है? सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ये जो सिलेक्शन नहीं हुआ तो वाला जो प्रश्न है ना, ये सबसे बड़ा है, सबसे कठोर प्रश्न, सबसे दर्दनाक प्रश्न है। हर किसी स्टूडेंट्स को मजबूर कर देता है कि मैं प्रिपरेशन छोड़ूं या प्रिपरेशन करूं। जो भी इस वीडियो को देखेगा वो हर कैंडिडेट अपने आप से इसको अटैच करके देखना, कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये विचार जरूर आता होगा और आप लोग कमेंट के बाद में बताएंगे कि आपका सॉल्यूशन कैसा लगा। पहले अपन देखते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के माइंड में ये विचार आते हैं, दैट मीन्स मैं आपको बता दूं उसके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, वो ये है, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसमें पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है? कि ये विचार उसी कैंडिडेट को आता है जो पढ़ रहा है। किसको आ रहा है? जो केवल पढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो प्लस पॉइंट है कि जो कैंडिडेट तैयारी ही नहीं करेगा उसके माइंड में ये विचार कहाँ से आएगा। इसका मतलब कोई अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, अपने करियर के लिए जो सीरियस है कि मुझे ये जॉब पानी है, उसी के माइंड में ये नेगेटिव विचार आना स्वाभाविक है। उसके माइंड में ही ये जो विचार हैं वो आते हैं। ये उसके लिए क्या है? प्लस पॉइंट है। ये क्या है? उसके लिए प्लस पॉइंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको आगे पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मेरे माइंड में विचार आ रहा है। जो पढ़ ही नहीं रहा है उसके माइंड में विचार ये क्यों आएगा? स्वाभाविक सी बात है ना। आगे अपन देखते हैं कि आपके जो विचार हैं, देखो पढ़ते पढ़ते नकारात्मक हावी होना। आप पढ़ रहे हो रेगुलर और अचानक से आपके माइंड में नेगेटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट आने लगती है। उसके साथ साथ में ओवर थिंकिंग आप लोग करने लगते हो। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की वो है ओवर थिंकिंग, कि हम लोग क्या है, कल्पनाओं की दुनिया में चले जाते हैं। सोचते 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 पॉजिटिव नहीं सोच रहे, अपन नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ गई तो, घर वालों ने आगे साथ नहीं दिया तो, मैं शादीशुदा हूँ, अगर मेरे वाइफ या मेरे हस्बैंड ने साथ नहीं दिया तो, मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया तो, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया या नहीं बन पाई तो घर कैसे चलाऊँ। ये नेगेटिव विचार अपने माइंड में आती है, ओवर थिंकिंग आती है। और ओवर थिंकिंग होने के कारण से एक तो अपन एंजाइटी में जाते हैं, नेगेटिव विचार में जाते हैं, उसके साथ साथ में 1 या 2 घंटे आपके खराब हो जाते हैं। और 1-2 घंटे खराब होने के बाद में आपका मूड खराब होता है। मूड खराब होने के बाद में आप कुछ और काम में लगना चाहते हो, घर का काम करना चाहते हो, फिर कंटिन्यू 5-7 घंटे खराब होते हैं। तो ये सभी चीज़ें के कारण क्या है? आपका सबसे नेगेटिव जो पॉइंट है वो है आपकी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में भी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर नेगेटिव थिंकिंग अपन जैसे कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि ऐसा कारण क्या है आपके माइंड में कि ये नेगेटिव विचार आपके माइंड में आते हैं। क्यों आते हैं आपके माइंड में नेगेटिव विचार? तो अपन 1 बाय 1 उन कारणों का पहले तो देखते हैं, किन किन के ये कारण जो है वो मैच करते हैं वो बताना। देखो कारण नंबर यहाँ पे अपन देखेंगे, सबसे बड़ा जैसे फर्स्ट ग्रेड की मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उसमें नंबर ऑफ
पोस्ट का कम होना। ये आपका पहला सवाल सबके माइंड में जो कॉमन चलता है कि इसमें वैकेंसी की जो पोस्ट है सब्जेक्ट वाइज वो कम आती है। दूसरा, एग्ज़ाम में अधिक संख्या में बच्चों का बैठना। आप क्या सोचते हो कि यार इस एग्ज़ाम में तो मान लो कि वैकेंसी तो आती है 100 से 150 के आसपास, और कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो कितने हैं, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है ना। ये नेगेटिविटी जो आपके माइंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपने को क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगने लगता है, भय लगने लगता है आप लोगों को, और आप पीछे हटने लगते हो। आप देखोगे कट ऑफ का लगातार बढ़ते जाना, आपके माइंड में ये भी चलता है कि लगातार कंपटीशन बढ़ रही है, कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है, तो साथ साथ में कंपटीशन बढ़ेगी तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप पीछे के कट ऑफ देखते रहते हो, सब कुछ छोड़कर तैयारी कर रहे हो, है ना। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं शादीशुदा होने के बाद में प्राइवेट जॉब छोड़ के बाद में अपने ससुराल से दूर रहकर सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनके माइंड में एक अलग ही प्रेशर टाइप का रहता है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ये उनको मन ही मन में ये जो चीज़ है वो भी उसको क्या करती है, घर करती है, उसको खाए जा रही है वो चीज़ कि अगर नहीं हुआ तो मैं सब कुछ तो छोड़ रखा है मैंने, अगर नहीं हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। दूसरी चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली जो हैं कमज़ोर हैं, उनके साथ में एक अलग ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इनकम का कोई सोर्स नहीं है, रेगुलर रूम का रेंट चाहिए, रेगुलर आपका मंथ का आपने टिफ़िन लगा रखा है, या आप जो घर आप बना के खा रहे हो, कहीं स्टडी कर रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो, तो वो अलग खर्चा है आपका, आने जाने का अलग खर्चा है। इकोनॉमिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है तो खर्चा कहाँ से आए, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं, इस बार फिर महीना आ गया, इससे बढ़िया तो घर पे तैयारी कर लेता, घर पे तैयारी करता तो घर पे होती नहीं आपकी, फिर उल्टे ज़्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं आप, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी, मैरिड कपल, या तो लड़का शादीशुदा है या लड़की शादीशुदा है, उनमें कंडीशन ऐसी कि वो प्रिपरेशन अब करना चाहते हैं तो दोनों कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि कोई लड़का है अगर शादी के बाद तैयारी करना चाहता है उसके भी प्रॉब्लम्स आती है, लड़के होंगे तो समझ जाएंगे आप लोग कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है, कितने स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। आप तैयारी करने जा रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे वाले आपके ऊपर ये विश्वास करें कि आप लोग रियल में तैयारी ही कर रहे हो। वहाँ जाके हो सकता है आपके ऊपर गलत जो ब्लेम है वो भी लगाया जा सकता है कि तैयारी करने के बहाने पता नहीं कहाँ ख़राब हो रहा है, क्या कर रहा होगा वहाँ, नहीं तो कहीं भी कमा के खा सकता है, मुझे भी साथ रख सकता है वहाँ पे। लेकिन आपको भी पता है लड़का अगर साथ रखेगा तो फिर तैयारी कब करेगा। इसलिए कई विचार आते हैं, लड़की अगर अलग रह के तैयारी करती है तो ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ेंगे कि वहाँ अलग पड़ी है, कब से 2 साल हो गए उसको पड़ी, वहाँ सीकर पड़ी है, जयपुर पड़ी है, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। तो दोनों कंडीशन में ये अनफेवरेबल कंडीशन है एक शादीशुदा होना भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एज का बढ़ना, कई कैंडिडेट्स हैं लेट टाइम पे जगह हैं और अब चाह रहे हैं कि हम सिलेक्शन लें, तो सबसे बड़ा है एज बढ़ना भी उनकी एक कहीं प्रॉब्लम है कि मेरी एज इतनी हो गई है, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या मैं तैयारी ही करते रहूँगा, कल को शादी भी करनी है, शादी हो गई है तो क्या मैं तैयारी करता रहूँगा, आगे बच्चे नहीं हुए अभी तक, तो अगर बच्चे हो गए हैं तो अभी यार अब तक कब तक इन बच्चों का भी परवरिश करनी है, पैसे इकोनॉमिकली भी मजबूत होना है, जॉब नहीं मिली तो कम से कम प्राइवेट ही करके कमाएं, कुछ तो करें। तो ये भी एक एज का बढ़ना भी एक फैक्टर है कि आपके नेगेटिव विचार का आना है। सब कंडीशन मैंने डाली है, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्टूडेंट्स वो इन अलग अलग कंडीशन से गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही कैंडिडेट के साथ में सब कंडीशन हो, एक स्टूडेंट के साथ में 2-3 हो सकती है, कोई के साथ 1 हो सकती है, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं। बुक्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, जिस कंपटीशन में आप उतरे हो उसमें प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स का नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है कि आप सिलेक्शन के नज़दीक कैसे जा सकते हो, किस पाथवे से आपको पढ़ना चाहिए, क्या कोचिंग आपको लेनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, आपकी जीके कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपने जीके का कितना पढ़ा है अब तक, क्या जीके में आज तक आपने कोई एग्ज़ाम दी है, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, और जीके की टेस्ट सीरीज़ आपने कभी ज्वाइन की है, टेस्ट आपने दिए हैं, एमसीक्यू कितने सोल्व किए हैं आपने, कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से आपके कमज़ोर हैं, वो सभी चीज़ें आपने यहाँ से देखना है कि बुक्स का प्रॉपर नॉलेज होना सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि सिलेबस का पैटर्न क्या रहा है, कौन सी गाइड, कौन सी बुक्स, कौन सी कोचिंग, कौन सा यूट्यूब चैनल जो मुझे प्रॉपर जो डिलीवर करता हो नॉलेज को, और नॉलेज भी वहीं देता हो जो फिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, फालतू का नॉलेज नहीं देता हो। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, आपको बुक का नॉलेज होना, सिलेबस का नॉलेज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है तो भी आपको नेगेटिव विचार आएंगे। ये वो सभी कारण हैं जिनके कारण से आप लोग डेली परेशान होते हो।
अब अपन इसका सॉल्यूशन जो बता रहे हैं वो देख लो। अब अलग अलग कैंडिडेट हैं, अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनका सभी का जो सॉल्यूशन है वो कुछ पॉइंटों में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जब भी 10-15 दिन हो जाते हैं, 10-15 दिन के अंदर एक भी वीडियो यदि मैं ऐसा नहीं बनाता हूं, तो आप लोगों के इतने नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं कि सर हम तो थक गए हैं पढ़ते, सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर नेगेटिव विचार आ रहे हैं ज़्यादा ही। इसलिए फिर क्या है, 10 या 15 दिन से मुझे कोई ना कोई एक ऐसा वीडियो लेके आना पड़ता है ताकि जो बच्चे नियरेस्ट हैं, आप 95% तैयारी कर चुके हो, आप 5% के लिए पीछे कदम हटाओगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ या फिर अपन कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ रहेगी आपकी लाइफ का डिसीजन। पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर्म भरने वाले सभी कैंडिडेट तैयारी नहीं करते हैं। आपके माइंड में एक पॉजिटिव विचार ये रखो कि जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है सभी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, उनमें से आधे तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एग्ज़ाम को देखने के बहाने फॉर्म भरे हैं, तो इसलिए भीड़ से तो डरने का है ही नहीं आपको, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखोगे, 50% एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। केवल 50% उनमें से ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, और किस लिए कि उनकी या तो कोई क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं है, बीएड पूरी नहीं है, एमएससी पूरी नहीं है, तो वो सिर्फ बैठेंगे, तो ना तो उनकी तैयारी है ना उनको सिलेक्शन चाहिए, वो सिर्फ बैठेंगे 50%, तो 50% वो निकल जाएंगे इनमें से, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये 50% की है कि 50% तो आपके ऐसे ही कंपटीशन कम हो जाएगी, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट आप देखोगे, एग्ज़ाम तक लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। कई अपन ये मान सकते हैं 2-4% तो ऐसे भी हैं कि जैसे ही एग्ज़ाम का आपको लगे कि एग्ज़ाम अभी आई नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे एसएससी फील्ड में चले जाए, कोई रेलवे के फील्ड में चले जाए, कोई आरएस में लग जाए, कोई सेकंड ग्रेड में लग जाए, है ना, कोई कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने बैठ जाए, कोई रीट की करने बैठ जाए, बीच में कोई सीटी करने बैठ जाए। तो डिपेंड करता है कि सभी इसी लाइन में हो एग्ज़ाम तक। ये ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम तक इसी पाथवे पर टिके रहे, तो कंपटीशन और कम हो जाएगी, वो रास्ता बदलेंगे तो आपके लिए। अगला पॉइंट, कम पोस्ट है तो तैयारी करने वाले भी कम होंगे। मैंने बताया आपको, आधे लोग तो ये सोच के छोड़ देंगे तैयारी करना कि इसमें पोस्ट ही नहीं है, पोस्ट बहुत कम आती है, तो आधे चीज़ तो इसी पोस्ट को देख के छोड़ देंगे। इसका मतलब आपके लिए और भी रास्ता क्या है, क्लियर है। जितनी ये पॉइंट्स होते जाएंगे उतनी आपकी तरफ का जो पलड़ा है वो भारी होता जा रहा है, मतलब आपकी तरफ जो पॉजिटिव कंडीशन है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आधे लोग ये वैकेंसी के नाम से ही छोड़ के चले जाएंगे कि इतनी वैकेंसी, इतने में कहाँ सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, रिस्क लेना सबसे बड़ा पॉइंट है आपका, कि जिस कैंडिडेट को अपने आप पे विश्वास है, अपने नॉलेज पे विश्वास, अपने तैयारी पे विश्वास है, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकता है। रिस्क लेना भी ज़रूरी है लाइफ में। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क सबसे इम्पोर्टेंट है। रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं आओगे आप लोग। मैंने एमएससी की थी, 1 रुपये की सपोर्ट नहीं थी घर में, इकोनॉमिकली ऐसी कंडीशन थी कि मतलब पैसे तो बहुत दूर की बात थी। तो ऐसे कंडीशन में भी मैंने सिर्फ एमएससी इसलिए की कि मैंने किसी से रिक्वेस्ट की कि मुझे पर मंथ के 2000 यदि आप भेज दो तो ठीक है, फिर मैं आपको दे दूंगा जब मैं पास आउट होऊंगा या ऐसे जो भी करूंगा, मैं जॉब करूंगा तब। तो 1 महीने के लिए उन्होंने हाँ की कि 1 महीना छोड़कर 1 महीना भेज दूंगा मैं। फिर किसी दूसरे को पकड़ना पड़ा कि 2000 अगर आप दे दो, तो फिर उसने कहा चलो ठीक है 1 महीना छोड़ के 1 महीना मैं दे दूंगा। मैंने दोनों के पैसे लिखते रहा एमएससी की। एमएससी करने के साथ में फिर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ली, प्राइवेट जॉब की, सबसे पहले उनका उतार दिया। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। कई रिस्क नहीं ले पाते हैं कि कर्जा कर लेंगे यार, 1-1.5 लाख कर्जा हो जाएगा, तो स्टूडेंट लाइफ अभी तो। लेकिन भाई जिस रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लोगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो सीरियस होकर आप पढ़ोगे। इकोनॉमिकली सही रहना ज़रूरी है। यदि आप पेट में आपके पूरी डाइट ही नहीं है तो आप माइंडली स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते। इसलिए पेट में प्रॉपर डाइट होनी ज़रूरी है ताकि आपकी रेगुलर सीटिंग है वो आप में बॉडी में एनर्जी रहे बैठने के लिए, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है, इसलिए इकोनॉमिकली में थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग रहें। कर्ज लेना पड़े तो ले सकते हो आप, इकोनॉमिकली किसी से हेल्प लेनी है ले सकते हो आप। थोड़ा सा रिस्क तो आपकी लाइफ में लेना ही पड़ेगा, इस बढ़ जाती है। अगला पॉइंट अगर आप देखोगे, ये मैंने आपको बता दिया था शायद आपको, इसमें पॉसिबल क्या हो, घर से बाहर हो सके उतना लाइब्रेरी ज्वाइन या बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। घर में उतना टाइम आप नहीं दे पाते हो, घर में कई काम छोटे मोटे निकलने आ ही जाते हैं कहीं से भी,
तो ये मान सकते हो आप, इससे बेस्ट है घर में कमरा हो तो भी कोशिश करें कि आसपास में कोई लाइब्रेरी हो तो ज्वाइन करें और रेगुलर उसके ऊपर टाइम दें। ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव जो पॉइंट्स है उससे थोड़ा सा बचें कि मोबाइल ज़्यादा ना चलाएं। मोबाइल में जो गूगल है अपना, गूगल का यूज़ में ले और जितना हो सके उसका बेनिफिशियल यूज़ में ले, ताकि आपका टाइम है वो मैनेजमेंट हो सके और टाइम आपका पूरा बच सके। अगला पॉइंट है, अगर आपको सही रास्ते चलना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो सिलेबस को सबसे पहले एनालिसिस करें। सिलेबस खुद से एनालिसिस नहीं हो रहा है, कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर की सहायता से ले सकते हो आप, कोई भी टीचर से कॉन्टैक्ट करके टीचर से ले सकते हो। वीडियो मैं भी बनाता रहता हूँ, तो वहाँ से आप लोग हेल्प ले सकते हो। किसी भी टॉपिक को कहाँ से पढ़े, उस टॉपिक को क्लियर कैसे करें, उससे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी आप क्लियर कर सकते हो। इसका मतलब सिलेबस अगर आपको समझ में आता है, उसका एनालिसिस आपने किया है, देन आपका कॉन्फिडेंस उससे भी बढ़ेगा। एक सबसे ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप MCQ सॉल्व करने लगोगे प्रत्येक क्वेश्चन वाइज, तो आपको लगेगा कि हाँ अपन बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं एग्ज़ाम के कट ऑफ के। तो इसका मतलब है अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, नेगेटिव विचारों से बचना है, पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो आपको जितना हो प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहें। और डेली की मैं तो ये कह रहा हूँ, डेली का 1 घंटा फिक्स कर लो कि डेली का 1 घंटा तो आपको केवल PYQ ही सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है ना। तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक अलग ही प्रकार की आपकी एनर्जी आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? आपकी पॉजिटिविटी आपके नॉलेज से आएगा। तो इसी रास्ते पे अपने को चलना है। पूर्ण सिलेबस कवर करें, ठीक है ना। सिलेबस का कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपन सरफेस उस टॉपिक को देख के ही छोड़ देते हैं, फिर पता चलता है जब एग्ज़ाम बैठते हो उसी टॉपिक की आपको सिर्फ उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जो आपने उसको ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो कई क्वेश्चन ऐसे सरफेस लेवल से भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सिलेबस की लाइन टू लाइन आपको जरूर टच करें, ठीक है ना। और एक स्थान से नहीं, 2-3 जगह से आप जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। आपकी बुक्स जो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, NCERT, आइलेंस मॉड्यूल्स वगैरह जो भी हैं, बुक्स से कर सकते हो। किसी नोट्स है कोचिंग के, वहाँ से कर सकते हो। यूट्यूब के कोई चैनल है कोई प्रॉपर जिसको आप आपका आइडियल टीचर मानते हो, वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसको वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे इसमें आप देखें कि पूरा सिलेबस में हार्ड टॉपिक कौन से। हार्ड टॉपिक का मतलब सभी के लिए हार्ड नहीं है, वो पर्टिकुलर आपके लिए कोई टॉपिक हार्ड हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो किसी दूसरे कैंडिडेट के लिए इजी भी हो। तो आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करें कि आप में उसका टॉपिक का हार्ड कौन सा लग रहा है, उसकी थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। थ्योरी क्लियर करें। अगर आपको बुक से थ्योरी क्लियर नहीं हो रही है तो यूट्यूब पे जाइए, कोई वीडियो डालिए, उसका सर्च कीजिए, बहुत मिल जाएंगे आपको और वो क्लियर वहाँ से हो जाएगा। साथ में बुक्स में से उसके MCQ सोल्व कर लीजिए। जो डाउट थ्योरी में रह भी जाएंगे गलती से, तो वो वाले पूरे डाउट है वहाँ पर MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे क्लियर, ठीक है ना। तो MCQ ज़्यादा करें। यहाँ पे आप देखोगे आपको नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको रेगुलर जो स्टडी है वो करनी पड़ेगी। कितनी? 6 से 8 घंटे के आसपास आपका जो रेगुलर टाइम है स्टडी का वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी ऐसी कंडीशंस हो, एकदम ही हार्ड एंड फास्ट वाली कोई कंडीशन हो तो आप उसको यूज में ले सकते हो। अदरवाइज जनरल कंडीशन के अंदर आप अपना जो रेगुलरिटी उसको तोड़ने की वो ना करें, ठीक है ना। रेगुलरिटी रहेगी देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। टाइम वेस्ट से सबसे बड़ा बचना है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ आज अगर आप कोई भी कैंडिडेट जो है, अगर आप 2 साल, 1 साल, 6 महीने सिर्फ आप अपने कैरियर के लिए, सिर्फ आप अपने कैरियर के लिए यदि दे रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी 60 साल तक का आप क्या कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो आप अपने आप को। 60 साल तक आपको पीछे झांकने, पीछे झुकने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे धीरे धीरे लोगों से संपर्क में रहोगे, एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी, समाज में आपकी एक वैल्यू बनेगी, ये कह सकते हैं अपन, इस्टेब्लिश होगी। आपके बच्चे आपके रेस्पेक्ट करेंगे। ये सभी चीज़ें आपकी इकोनॉमिकली, आपकी रेपुटेशन, आपकी पोस्ट पे डिपेंड करती है। इसलिए आज अपने को कोई नहीं जानता है, इसलिए चोरी छुपे आप पढ़ लो लगातार और उसी के ऊपर अपना वर्क करो, ताकि जिस दिन आप सक्सेस हो उस दिन पब्लिक आपको जाने कि पॉजिटिव इमेज के साथ में। तो यहाँ पे ख़ास तौर से गर्ल्स का कोई भी कांटेक्ट, बॉयज़ का कोई भी कांटेक्ट हो सके फ़ोन से उतना कम रखें इस टाइम पर, एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि ये वापस भी मिल सकते हैं, इनसे बेटर भी आपको मिल सकते हैं यदि आप सक्सेस हुए तो। आपने सुना भी है, कई बार कहते हैं ना अपन, हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज का जो ज़माना है वो बदल चुका है। आज कुछ हकीकत कुछ और ही है।
औरत सक्सेस के पीछे होती है, औरत उसी आदमी के पीछे होती है जो पहले से सक्सेस होता है। इसलिए आज का वक्त बदल चुका है, अगर आप सक्सेस हो तो आपको हर कोई मिल जाएगा, दैट बेटर से बेटर ऑप्शन मिलेगा आपको। अगला आप देखोगे गूगल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ठीक है ना। कोई भी टर्म, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी साइंटिस्ट का टर्म अगर आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, गूगल को यूज़ लो, गूगल के ऊपर सर्च करो, उससे संबंधित डिटेल्स है वो हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि नोट्स के अंदर वो चीज़ें रहे। हमेशा अच्छे टीचर की गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी न किसी टीचर के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। बिना गुरु के रास्ता शिष्य है वो मंजिल में पहुंच जाएगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। लेकिन गुरु उसी रास्ते से पहुंचा है, कोई टीचर वो अच्छे से आपको भली बातें बता सकता है कि मेरे रास्ते में कहाँ कहाँ अड़चनें आई थी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आई थी, कौन सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी। आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, आप इस रास्ते से जाओगे तो ज़्यादा बेस्ट है। थोड़ा स्ट्रगल होगा लेकिन आपको मंजिल आपको मिल ही जाएगी। तो ये इसलिए किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर, पर्टिकुलर गाइडेंस की आपको आवश्यकता रहती है। संपर्क में रहें, उनका नॉलेज ज़रूर लेते रहें। रेगुलर टॉपिक के बाद, ठीक है ना, डेली आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, उसका ज़रूरी है कि आप उसके MCQ टॉपिक वाइज सॉल्व ज़रूर करें, ताकि आपका नॉलेज इम्प्रूव होता रहे, ठीक है ना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये मेरी खुद की लाइन है जो सभी मेरे स्टूडेंट, सभी मेरे प्यारे दोस्तों के साथ में है कि जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आपका सपोर्टिव बन के रहूँगा, आपका एज ए गाइड बन के रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मुझसे शेयर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों का सॉल्यूशन करने के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। मुझे अगर मेरी छोटा सा भी मुझे कोई एक पॉइंट मिला है, देन मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स आप लोग भी इसी मुकाम पर आए और आप लोग पहुँचे। और जैसे मैं आज बच्चों को मेहनत करा रहा हूँ मेरी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, मैं इतना कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा आप लोगों में से एक अच्छा अपना मतलब देश नागरिक बन सके और आगे पहुंच सके। जो सपने मेरे पूरे नहीं हुए वो मेरे बच्चों के पूरे हो सके। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सभी बच्चों को उनके सपने, उनके मंजिल, उनके माँ बाप का सपने, वो सभी पूरे हो सके। और आप लोग भी जब सिलेक्शन हो तो आप लोग भी रेगुलर अच्छी मेहनत करना अपने गवर्नमेंट बच्चों के साथ में। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है और ये उपाय आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। इनके ऊपर चलना है आपको, ताकि आप लोग जो नेगेटिव विचार मैंने आपको बताए थे कि पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, सिलेक्शन ही होगा आपका। अगर आप इन पॉइंटों के साथ में चलते हो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कितनी भी पोस्टें हो, आपको तो एक पोस्ट चाहिए, जो आपको एक पोस्ट है 100% मिलेगी। और आप लोग मुझे वापस बताओगे कि सर आई एम सेलेक्टेड इन RPSC ग्रेड 1 और 2 और जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए अपनी क्लास से विदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस।